आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क देशों के सम्मेलन में मुंबई हमले और आतंकवाद का मुद्दा उठाएंगे। प्रधानमंत्री का ये कदम अहम माना जा रहा है क्योंकि आज मुंबई हमले की बरसी है और सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी मौजूद होंगे। भारत मानता है कि 26/11 का मास्टरमाइंड जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद है, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक हाफिज सईद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। काठमांडू में नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात को लेकर सस्पेंस अब भी बना हुआ है। एक इंटरव्यू में नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहल भारत को करनी है। नवाज की शर्तों पर विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि फिलहाल दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच कोई औपचारिक मुलाकात तय नहीं है। इस बीच काठमांडू में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज का एक दूसरे से आमना सामना हुआ, लेकिन विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि दोनों के बीच आधिकारिक मुलाकात नहीं हुई। आज से काठमांडू में सार्क सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। सभी 8 सदस्यीय देशों के प्रतिनिधि नेपाल की राजधानी पहुंच चुके हैं। सम्मेलन की शुरुआत सुबह करीब 9:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सार्क सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सार्क सम्मेलन में दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के देशों के बीच बेहतर रिश्ते और तालमेल बनाने के लिए ढेरों मुद्दों पर चर्चा होगी। सार्क सम्मेलन की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्क देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। नरेंद्र मोदी सबसे पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे। इससे पहले अपने शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने सार्क देशों को न्योता दिया था और नई दिल्ली में सार्क देशों के प्रमुखों के साथ मुलाकात भी की थी। नेपाल दौरे के पहले दिन नरेंद्र मोदी का काठमांडू में जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये दूसरा मौका था जब मोदी नेपाल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की ओर से नेपाल को ढेरों तोहफे दिए। उन्होंने काठमांडू में एक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। फिर काठमांडू से दिल्ली तक डीटीसी बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। मोदी ने नेपाल को भारत में बना ध्रुव 3 हेलीकॉप्टर भी गिफ्ट किया। हमारा सुरक्षा सहयोग भी बहुत ही एक विश्वास का वातावरण चाहिए। सुरक्षा का काम तब होता है जब दो देश के बीच में अटूट विश्वास, भरोसा, और आज नेपाल और भारत के बीच में वो विश्वास का ताना बाना इतना मजबूत हुआ है कि जिसके कारण रक्षा के क्षेत्र में भी भारत और नेपाल मिलकर के काम कर रहे हैं। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि हम एक ध्रुव हेलीकॉप्टर जो सेना के काम आएगा, वो आज भारत की तरफ से नेपाल को हम समर्पित कर रहे हैं। नेपाल दौरे के पहले दिन काठमांडू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनकपुर और लुम्बिनी नहीं जाने का अफसोस जताया और वादा किया कि अगली बार जब भी मौका मिला तो वो जरूर जाएंगे। गौरतलब है कि मोदी को पहले जनकपुर और लुम्बिनी जाना था, लेकिन व्यस्त होने की वजह से उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। काठमांडू में आयोजित इंडिया टुडे ग्लोबल राउंड टेबल कार्यक्रम में पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें हैं। हिना रब्बानी ने कहा कि मोदी भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आज मुंबई हमले की बरसी है। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने मुंबई को दहलाने की कोशिश की थी। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी। मुंबई हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया। जम्मू कश्मीर में 15 सीटों के लिए वोट डाले गए, जहां करीब 70% वोटिंग हुई। उधर झारखंड में भी नक्सली बंदूकें वोटरों को डरा नहीं पाई। वहां की 13 सीटों के लिए 62% वोट डाले गए। हालांकि नक्सलियों ने चुनाव के विरोध के लिए लोगों को डराया भी था, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले। लंबे समय बाद एक बार चुनाव प्रचार में चाय वाला शब्द गूंजा। काठमांडू रवाना होने से पहले मोदी चुनाव प्रचार के लिए झारखंड के चाईबासा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि चाईबासा में चाय वाला आया है और लोगों से वोट की अपील की। मोदी ने चाईबासा में शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन पर भी जमकर निशाना साधा। आप लोग चाईबासा वाले हैं,
मैं चाय वाला हूं और इसलिए मेरा और आपका नाता एकदम पक्का है। हरियाणा की खट्टर सरकार फुल एक्शन में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हुड्डा सरकार के कई फैसलों को बदल दिया है। सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र को 60 से घटाकर फिर से 58 साल कर दिया गया है। इसके साथ ही गुड़गांव सोना रोड समेत 6 नेशनल हाईवे को टोल टैक्स फ्री कर दिया गया है। अभी तो जो नेशनल हाईवे बने हैं उन्हीं का रद्द किया है, बाकी का अभी विचार नहीं हुआ है, विचार करेंगे बताएंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच तनातनी जारी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री एकनाथ खड़से के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। एकनाथ खड़से ने उद्धव ठाकरे के बारे में यहाँ तक कह दिया कि वो उन्हें कोई भाव नहीं देना चाहते क्योंकि उनके पास कोई समय नहीं है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही खड़से ने कहा था कि किसान मोबाइल का बिल तो भर देते हैं लेकिन बिजली का बिल नहीं भरते। इसी पर उद्धव ने खड़से की तुलना अजीत पवार से कर दी, लेकिन बातों की लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किसानों को लेकर महाराष्ट्र के कृषि मंत्री एकनाथ खड़से के बयान पर मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार किसानों के साथ है। एकनाथ खड़से ने कहा था कि जब किसान मोबाइल का बिल भरते हैं तो बिजली का क्यों नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि हालिया विवादित बयानों की वजह से मांझी की कुर्सी जा सकती है और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन जेडीयू सरकार के 9 साल पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने पहुंचे मांझी ने सारे कयासों पर फुल स्टॉप लगा दिया। क्या समझते हैं, यहाँ माला खटखटाने के लिए तो नहीं आए हम लोग। जीतन राम मांझी को लेकर फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन माना जा रहा है कि वो 29 तारीख को यानी संपर्क यात्रा खत्म होने के बाद आगे की रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। इस बीच मांझी और नीतीश कुमार के बीच तनातनी पर बीजेपी जमकर चुटकी ले रही है। कह रही है कि मांझी ने नीतीश कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा है। छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर न्याय यात्रा की शुरुआत की है, तो बीजेपी के भीतर भी स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के इस्तीफे का दबाव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के सांसदों ने पार्टी आलाकमान से मांग शुरू कर दी है कि अमर अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के सभी सांसदों को दिल्ली में चुनाव प्रचार के निर्देश दिए हैं। बीजेपी के सभी 281 सांसद फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं और अमित शाह के प्लान के मुताबिक संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद सांसदों को शाम को आराम की फुर्सत नहीं होगी। हर सांसद को 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक शाम 6 से रात 10 बजे के बीच एक वार्ड में कम से कम 3 बैठक करनी होगी। बीजेपी सांसद 20 दिसंबर तक कुल 2700 बैठकें करेंगे। सांसदों को इस तरह से वार्ड बांटे जाएंगे ताकि पार्टी हर भाषा और समुदाय के मतदाताओं तक पहुंच सके। पिछले कई दिनों से ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट छोड़कर किसी और जगह से चुनाव लड़ें, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि केजरीवाल न सिर्फ नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे बल्कि पार्टी के सबसे बड़े और स्टार प्रचारक वही होंगे। उधर केजरीवाल इस वक्त पुणे में है और वहीं से दिल्ली चुनाव के लिए अपनी तैयारियों और रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। नहीं, पार्टी ने 2013 में साबित किया था कि आप चुनाव जो हैं बिल्कुल ईमानदारी से अगर लड़ें तो लोग आपको पसंद करते हैं। और 2014 में या 2015 में आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये कि हमने जो कुछ काम किया था जनता के बीच में जाके सरकार के तौर पर, और हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर हम चुनाव लड़ें और एक बार फिर जनता का विश्वास जीतें। हरियाणा में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए खट्टर सरकार स्वामी रामदेव की मदद लेगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि योग शिक्षा में स्वामी रामदेव का देश विदेश में काफी नाम है, लिहाजा हरियाणा में लोगों में योग और आयुर्वेद के प्रति रुझान पैदा करने के लिए रामदेव की मदद ली जाएगी। आखिरकार डीडीए ने 25,000 से ज्यादा घर के लिए ड्रॉ निकाल दिया। ड्रॉ में जिन लोगों के नाम निकले हैं अब उनके कागजातों की जांच के लिए डीडीए स्पेशल कैंप लगाएगा। उधर मंगलवार को ड्रॉ निकालते वक्त जोरदार हंगामा भी हुआ। ड्रॉ देखने के लिए करीब 500 लोग मौजूद थे, लेकिन बीच में स्क्रीन बंद हो गई जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया।
चिटफंड कंपनी को लेकर जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, चिटफंड कंपनियों से तृणमूल कांग्रेस का नेटवर्क सामने आ रहा है। आज तक के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री मदन मित्रा के बेटे स्वरूप मित्रा भी एक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंपनी का नाम आईकोर है, जिस पर सेबी ने फंड जमा करने की पाबंदी लगा रखी है। रियल एस्टेट के नाम से ग्राहकों से वादा कर निवेश कराने वाली पर्ल एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PACL ने मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी कर 171 करोड़ रुपए जमा किए हैं। जबलपुर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में जबलपुर, सागर, छतरपुर, कटनी, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में अलग-अलग FIR दर्ज की है। दिल्ली में धोखाधड़ी का एक अनूठा मामला सामने आया है। चाबी बनाने वाले ने एक परिवार को 18 लाख का चूना लगाया है। पीड़ित परिवार ने चाबी वाले को अलमीरा की डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने लॉकर की भी डुप्लीकेट चाबी बना ली और 15 लाख की ज्वेलरी और 3.5 लाख कैश लेकर फरार हो गया। हालांकि चाबी वाले की तस्वीर CCTV में कैद हो गई है, लेकिन पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रोड रेस की छोटी सी घटना को लेकर मेरठ में कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवकों पर गोली बरसा दी, जिसमें 3 युवकों को गोली लगी। मामला दिल्ली देहरादून हाईवे पर टोल प्लाजा का है। दोराला क्षेत्र का रहने वाला निखिल अपने 3 दोस्तों के साथ बाइक पर मेरठ लौट रहा था। तभी रास्ते में एक ऑल्टो गाड़ी से टक्कर लगते लगते बची। बाइक सवार लड़कों ने टोल प्लाजा पर गाड़ी रोक ली और तोड़फोड़ करने की कोशिश की। तभी कार में से 2 लड़के उतरे और बाइक सवारों पर गोलियां चला दी। गाजियाबाद पुलिस ने युवक की गला काटकर हुई हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। दिल्ली के रहने वाले कुलदीप की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। आरोपी दिल्ली के ही रहने वाले 2 लोग हैं, जिसमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी को दिल्ली पुलिस दोहरे हत्याकांड में गिरफ्तार कर चुकी है। मुंबई पुलिस ने यूपी के एक पूर्व IAS के बेटे हरीश खान को गिरफ्तार किया है। हरीश पर आरोप है कि उसने एक लड़के की पिटाई की और फिर फोन पर उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। 15 नवंबर की रात हरीश ने पीड़ित लड़के को मिलने के लिए बुलाया था। रात 11 बजे पीड़ित लड़का जैसे ही पहुंचा, हरीश और उसके 2 दोस्तों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और उसकी बेइंतहा पिटाई की। उज्जैन में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। यहाँ एक गांव में टीका लगाने के बाद 3 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की मौत गलत टीका लगाने से हुई है। दरअसल परिजनों ने गांव में ही आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चे को DPT का टीका लगवाया था। टीका लगने के बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। एडिलेड में भारत और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के बीच 2 दिनों का प्रैक्टिस मैच ड्रॉ खत्म हो गया। भारतीय टीम की ओर से 5 बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 8 विकेट पर 363 रन बनाए। भारत की ओर से कप्तान विराट कोहली, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, रिद्धिमान साहा और कर्ण शर्मा ने हाफ सेंचुरी जड़ दी। रैना ने भी 44 रनों की पारी खेली। शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा सस्ते में ही आउट हो गए। इससे पहले मेहमान टीम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 219 रनों पर समेटने में कामयाब रही। खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के कप्तान माइकल क्लार्क भारत के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। क्लार्क पहले से ही चोटिल थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने इस शर्त पर टीम में चुना था कि वो फिटनेस टेस्ट में पहले पास हो। लेकिन क्लार्क ने खुद ही ब्रिस्बेन टेस्ट से अपना नाम वापस ले लिया ताकि वो दूसरे टेस्ट तक पूरी तरह फिट हो जाएं। मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी दोनों पक्षों में बहस जारी रही। याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की अपील की, लेकिन BCCI ने इसका कोर्ट में विरोध किया। इस मसले पर अगली सुनवाई गुरुवार को ही होगी। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर फिल ह्यूज घरेलू क्रिकेट में खेलते वक्त पूरी तरह जख्मी हो गए। सिनबाउट के एक बाउंसर से ह्यूज के सिर पर गंभीर चोटें लगी और मैदान पर ही गिर पड़े। ह्यूज की सर्जरी हुई है और फिलहाल वो ICU में है। 25 साल के ह्यूज ऑस्ट्रेलिया के लिए 26 टेस्ट और 25 वनडे खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड के चयनकर्ताओं ने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए पूर्व कप्तान डैनियल विटोरी का कमबैक हुआ है। 35 साल के विटोरी ने जुलाई 2010 के बाद कोई भी टेस्ट नहीं खेली है। हाल के दिनों में विटोरी काफी चोटिल भी रहे हैं और उनकी मैच फिटनेस को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं है।
पाकिस्तान के खिलाफ पहले 2 टेस्ट में न्यूजीलैंड ने कम अनुभव वाले फिरकी जोड़ी इश सोडी और मार्क क्रेग को आजमाया है और तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड स्पिन तिगड़ी के साथ उतरने की तैयारी कर रहा है।